तो चलते हैं आगे। 9 क्लास भारत के फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के तहत पार्ट सेकंड वीडियो के साथ द पेक्यूलियर प्लेटू प्रायद्वीपीय पठार। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हमारे नए अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना है। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा प्राचीनतम चट्टानों से युक्त है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां देखने को मिलती हैं एवं गोलाकार पहाड़ियां। इस पठार को दो मुख्य भाग, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार है। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का यह वह भाग है जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है। उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं, क्योंकि नदी का बहाव मुख्य रूप से भूमि की ढाल को बताता है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकरी है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जानते हैं। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को अगर ज्ञात करें तो दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर नीचा यानी ढाल वाला मिलता है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय या कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचारी पहाड़ के नाम से जानते हैं। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी और जयंतिया, ये जो तीन हैं गारो, खासी और जयंतिया, ये पूर्व की दिशा में स्थित हैं। पश्चिम घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित हैं। वे सतत हैं तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति आपको इस तरह से है। पश्चिम घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। इसी कारण से नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। पश्चिम घाट पूर्व में 600 पश्चिम घाट की जो ऊंचाई है वो 600 मीटर अधिक है पूर्व की अपेक्षा।
यानी इसकी ऊंचाई लगभग 900 मीटर समुद्र तल से पूर्व की ओर है, जबकि 1600 मीटर पश्चिम की ओर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक हुआ है। पूर्वी घाट का विस्तार हर जगह बराबर नहीं है, ये अनियमित हैं एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिम घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराने से होती है। पश्चिम घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के ऊंचे शिखर अनामुदी, जो कि 2695 मीटर है, दोदा बेटा जो 2633 मीटर की ऊंचाई पर है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी 1500 मीटर और पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शिवराय तथा जाबड़ी की पहाड़ियां स्थित हैं। ऊटी, जिसका नाम है उटकमंड, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, तथा कोडाईकनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति आप मानचित्र में भी देख सकते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली है। विशेषता ये है कि यहाँ जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शैल आग्नेय हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपर्दन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित हैं। यह बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ी हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पूर्व की दिशा में फैले हुए हैं। तो इस तरह से हमारा पेनिनसुलर इंडिया का डिस्क्रिप्शन ख़त्म हुआ। अगला जो हमारे सामने है वो है इंडियन डेजर्ट। अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। आप जानते हैं थार, यह बालू के टीलों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 1500 मिलीमीटर से भी कम लगभग यहाँ प्रति वर्ष अगर देखा जाए तो 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ नदियाँ यहाँ दिखती हैं और बाद में बालू की झोंकों में, बालू के तूफान में गुम हो जाते हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से ये नदियाँ मरुस्थल में ही गायब हो जाते हैं। यहाँ पर एकमात्र ऐसी नदी है जो लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। यही एक है जो किसी भी तरह से समुद्र तक पहुँच पाती है। तो याद रखिए, राजस्थान में ऐसे तो नदियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन सभी रेगिस्तान में गुम हो जाती हैं। एकमात्र लूनी नदी ही है जो किसी तरह से समुद्र तक पहुंच पाती है। ये देखिए चित्र में इंडियन डेजर्ट की स्थिति दिखाई गई है। यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत है। देखिए स्त्रियाँ दूर दराज से पीने का पानी, उपयोग का पानी ढोकर वो ला रही हैं। यह डेजर्ट पाकिस्तान की सीमा से काफ़ी निकट है या पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। अब हम लोग चलते हैं भारत के दूसरे प्राकृतिक विभाग, जो कि तटीय मैदान यानी कोस्टल प्लान के नाम से जाना जाता है। तो कोस्टल प्लान की स्थिति क्या है, सो देखिए, प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है।
यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिण भाग को मालाबार तट कहते हैं। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में इसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो भारत की ये लंबी तटरेखा जो कि गुजरात से पूर्व में उड़ीसा कलकत्ता तक है, एक बार फिर से इसे देख लीजिए। तो गुजरात से चलने के बाद दक्षिण की ओर गुजरात तट के बाद कोंकण तट के बाद मालाबार तट के बाद फिर इधर पूर्व में बंगाल की खाड़ी की तरफ हम घूम कर आते हैं तो कोरोमंडल तक, और कोरोमंडल तट के बाद सबसे उत्तर में बढ़ते हैं तो उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। तो इस तरह से पूरा का पूरा तटरेखा का नाम आपको मैं बता दिया यहाँ। अब आगे हम लोग चलते हैं जो छठा और सबसे लास्ट भारत का प्राकृतिक विभाग है, ये है आइलैंड, द्वीप समूह। जैसा कि आप जानते हैं भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं और ये दोनों क्वालिटी में भी अलग हैं। एक जहां ज्वालामुखी हैं तो दूसरा प्रवाल द्वीप हैं। हम बात करें अगर लक्षद्वीप का तो लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है, जबकि अंडमान और निकोबार यह ज्वालामुखी द्वीप कहे जा सकते हैं, या यूं भी कह सकते हैं अंडमान और निकोबार हिमालय के प्लेट से जुड़े हैं। इसे हम हिमालय के दक्षिणी विस्तार भी कह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हिमालय अर्धचंद्राकार होकर के पटकोई की पहाड़ी के पास से वो दक्षिण की ओर मुड़ गया है। आगे हम देखते हैं कि हमारा जो द्वीप समूह है वो कैसा है। केरल के मालाबार तट के पास स्थित द्वीप समूह, याद रखिए, अरब सागर में स्थित है, जो लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है, यही प्रवाल द्वीप है। जबकि बंगाल की खाड़ी में स्थित 2 द्वीप समूह अंडमान और निकोबार, ये हिमालय का दक्षिणी विस्तार भी कहा जा सकता है, या फिर इसे हम ज्वालामुखीय द्वीप भी कह सकते हैं। खासतौर से अंडमान तथा निकोबार यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले वनस्पति जंतुओं में भी काफ़ी विविधता देखने को मिलती है। ये द्वीप विषुवत रेखा के काफ़ी समीप हैं, इसलिए यहाँ पर की जो जलवायु है वो विषुवतीय प्रभाव लिए हुए होती है। जैसा कि आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के वैरन द्वीप पर ही स्थित हैं। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर 2 समाप्त हुआ। बच्चों, एक बार फिर मैं आपको याद दिलाता हूँ, आप नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है, उस बटन को टैप करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं पार्ट बाय पार्ट एसएसटी के चारों खंडों को इसी तरीके से हम अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि आप घर बैठे सही तरीके से इसकी अध्ययन आप कंप्लीट कर सकें, इसकी पूरी स्टडी कर सकें। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट में बॉक्स में हमें अवश्य बताएं और सुझाव भी दें,
जिस तरीके का आप सुझाव देंगे उसी तरीके का आगे का पार्ट हम अपलोड करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।